गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विवेक पांडे, आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो आज की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द माइंड मैप फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैगिंग। मैं इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं फिर से बता दूं कि बच्चों ये हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम लोग हर चैप्टर की एक समरी लिख रहे हैं। हर एक चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको लॉजिकली रिलेट करके एक डायग्राम बना रहे हैं जिसको हम लोग माइंड मैप बोलते हैं, और उसके अंदर वो जो टॉपिक की लिस्ट है उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को टैग कर रहे हैं कि किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन आए, और एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली ऐसे हैं क्या कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे पिछले 10 सालों में एक ही क्वेश्चन उठ के आया है तो वो कम इंपॉर्टेंट हैं या उनकी प्रायोरिटी कम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं ओवरऑल बात करूं बच्चों तो आईआईटी के अंदर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते थे, लेकिन आप नीट पेपर उठा के देखोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन उठ के आते हैं। ये चैप्टर इसलिए भी थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्लास 12th के अंदर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसके अंदर वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, वो भी पहले वाले चैप्टर में। बाकी बिल्कुल डिफरेंट थे। मैकेनिक्स का ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा यूसेज नहीं था। हम लोग बार बार सर्किट्स पढ़ते हैं, करंट निकालते हैं, वोल्टेज पढ़ते हैं, यही सब चीज़ें देख रहे थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक्स के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स दोनों को इन्वॉल्व करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बना लेते हैं। इसीलिए आईआईटी की फेवरेट है। लेकिन नीट में क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, ये कंस्ट्रेंट आपके जो पेपर सेटर्स हैं उनको पता है, तो इसीलिए उन लोगों ने इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उतने लेवल तक के नहीं पूछे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। और शायद इसीलिए क्योंकि वो उनके पास कंस्ट्रेंट है, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के नहीं आए। वैसे फिजिक्स वाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज चैप्टर अराउंड अस। ये हमारे घर में जो लाइट आती है ये भी इसी प्रिंसिपल के कारण, एसी जनरेटर के कारण वोल्टेज जनरेट होता है प्लांट में, और उसी से लाइट जो करंट है वो ट्रांसफ़र होता है। उसी को हम पिछले 250 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लिखते हैं, जो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं बच्चों, वो है फैराडेज लॉ। फैराडे साहब ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनको एक्सीडेंटली पता चला था कि ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है ये सिर्फ कंडक्टर के अंदर चार्ज लाने से ही नहीं, ये मैग्नेट को लाने से भी इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। यानी व्हेन वी मूव इवन अ न्यूट्रल मैग्नेट अराउंड द कंडक्टर, देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी इनके लिए, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी मैग्नेट और एक चार्ज का एक आपस में लिंकिंग इन्हें मिली कि अरे ये तो दोनों समहाउ इंटर रिलेटेड है। और इसी लिंक के ऊपर इन्हें खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अपने एक्सपेरिमेंट्स को 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया और एक अपना लॉ बना के दे दिया। इसको फैराडेज लॉ कहते हैं। सो फैराडेज लॉ में हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद इस मैग्नेटिक फ्लक्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जैसे कोई मैग्नेट पास आता है तो ये चेंज होता है, और इसके चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज डी फाई बाई डी टी। इसके साथ नंबर ऑफ टर्म्स भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये एन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। फिर इसको एवरेज अच्छे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यही चीज़ एन टाइम्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी भी लोग लिख देते हैं। दिस इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, तो अब देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर 3 टर्म्स हैं, बी ए कॉस थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, उसकी रेडियस बढ़ रही हो, या वो रोटेट कर रहा हो जैसा एसी जनरेटर के अंदर होता है जहाँ पे एंगल टाइम के साथ चेंज होता है। या हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे क्लास में अगर आपको याद हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों ही चेंज हो रहे थे, तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा था इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यही चीज़ थी। तीसरा बच्चों इसके अंदर एक मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेट करना चाहूँगा। यहाँ पे आप ईएमएफ को करंट लिख देते हो, ई को आप आई इंटू आर लिख देते हो, और ई आपका डी फाई बाई डी टी भी है। तो जब आप इन दोनों को रिलेट करते हो बच्चों, तो आई आर बन जाता है डी क्यू बाई डी टी इंटू आर विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ से ये डी टी उड़ जाता है, तो ये डी क्यू को जब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। This will be equal to change in magnetic flux by R.
यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यानी कितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस में, वो इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगेगा, वो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ है उस टाइम के अंदर। सो दिस इज छोटा सा एक रिजल्ट है जो जनरली डायरेक्टली वैसे मुझे लिख देना चाहिए था, बट मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं, इसको काम आएगा ये आपके एग्जाम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली गिवन है, ध्यान रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन उसको इससे उठ के आ सकते हैं। देन जब फैराडेज लॉ कर लिया, जब इस टाइप के न्यूमेरिकल छोटे मोटे कर लिए, फिर हम अगले सेशन में आते हैं, अगले चैप्टर में आते हैं, अगले टॉपिक में आते हैं जिसमें हम लोग लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज बेसिकली फैराडे का एक स्टूडेंट था, इनने फैराडेज की फाइंडिंग्स को और आगे ले गए। इनके सामने एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था इनकी थ्योरी के पीछे, वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, अगर ये इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से। इस चीज़ को लेंज साहब ने एक्सप्लेन किया था कि अरे भैया वो जो आ रहा है मैग्नेट वो स्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके स्लो होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी समहाउ ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्होंने अपना लेंज लॉ दिया था दैट एवरी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज। वाई इट विल अपोज द कॉज? बिकॉज अदरवाइज द एनर्जी, हाउ विल यू कंजर्व द एनर्जी? भाई एक चीज़ रुकेगी तब दूसरी चीज़ चलेगी। तो दैट वॉज द लेंज लॉ। तो कहने का तो इनने सिर्फ एक नेगेटिव साइन दिया था लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स के आगे बढ़ने के लिए। सो अपोजेस द EMF induced opposes the cause। और इसके अंदर बच्चों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके अंदर बनती है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है। आपने देखा होगा, जैसे सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल इसका मैं अगर लूँ कि एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इसकी तरफ अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बताओ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसका तरीका हमने बहुत अच्छे तरीके से निकाला। हम यहाँ पे एक मैग्नेट बना देते हैं दैट ये इस तरह से करंट इंड्यूस होगा सच दैट इट विल अपोज द चेंज। तो ये नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को पास में आने से रोकेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब इसके सामने नॉर्थ क्रिएट कर दे, और अगर इसके सामने ये नॉर्थ क्रिएट करेगा तो वो तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा हो उसके कारण जो नॉर्थ पोल बने, मैग्नेटिक फील्ड जो बने उसकी डायरेक्शन इधर हो, लेफ्ट की तरफ। सो करंट हैज़ टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल लेते थे, ये ए बी, सो इट शुड बी फ्रॉम बी टू ए। तो यही वाले क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें खूब सारे अच्छे खूब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड आ चुके हैं। आपके प्रीवियस ईयर में मतलब नीट के अंदर सच बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन सिंपल एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है कि एक कंडक्टिंग लूप रखा है, उसके बगल में करंट फ्लो हो रहा है और पूछा जा रहा है अगर वो करंट टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज उस जो लूप रखा हुआ है उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा या क्लॉकवाइज होगा या होगा ही नहीं। इस टाइप का वो जो बढ़िया सा क्वेश्चन था वो लेंज लॉ के ऊपर ही था। तो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये पढ़ने के बाद हमको एक इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं मोशनल ईएमएफ के अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली मोशनल ईएमएफ। तो हमने ये देखा कि कभी कभी मतलब फैराडेज का ही ये ऑब्जर्वेशन था या वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट था कि मैग्नेट को भी पास लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कंडक्टर को रिमूव करा दोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो भी उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो सबसे पहले तो मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं और यही मोशनल ईएमएफ के अंदर ही मोशन चिपक जाता है ईएमएफ के साथ। दिस इज द लिंकिंग ऑफ मैकेनिक्स विथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मोशनल ईएमएफ। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which they ask every year in JEE Mains and Advanced, but in NEET they haven't asked much from this topic. They have asked much from AC generators, Lenz law, the basic concepts of Faraday's law. The reason is you have very small time, just 40 seconds to solve. उसके अंदर अगर मैकेनिक्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी बच्चे के लिए कोई उस मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर उसे सॉल्व करना। तो फिजिक्स वाइज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
और प्रैक्टिकली हमारे चारों तरफ जितने भी एप्लीकेशंस हैं पिछले 250 सालों से, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी इंजन्स हैं, मोटर्स हैं, वो सब इसी इमोशनल ईएमएफ के ऊपर ही तो बेस है। सो दिस इज़ द बेस ऑफ आवर डेली लाइफ एप्लीकेशंस। अगर मैं पिछले 20 सालों में आए इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन की बात हटा दूं तो लगभग एवरीथिंग वाज मोशनल ईएमएफ, सारी करंट, सारी इंजन, सब कुछ। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट वाज डिफरेंट, वहाँ पे पेट्रोल से हम लोग इंड्यूस नहीं करते थे, वहाँ पे पेट्रोल से उसको मैकेनिकली वर्क करते थे, दैट्स अगेन अ डिफरेंट पार्ट। बट जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप चारों तरफ देखेंगे तो वो ये मोशनल ईएमएफ ही है। तो सबसे पहले तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन ही BLV, फिर इसके अंदर आप रोटेटिंग रॉड के अंदर ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखते हो हाफ B ओमेगा L², ठीक है, वो रोटेटिंग रॉड के अंदर ईएमएफ। अब इसके अंदर आगे और ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, अपने लिए इतना ही ठीक है अपने सिलेबस के हिसाब से। देन व्हाट यू डू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स, यानी अब आपने फंडामेंटली थ्योरी समझ ली है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी इंडक्टेंस। अगर आपको याद हो, आपने सेम टर्म, एक ऐसे ही टर्म क्वाइन किया था, कैपेसिटेंस। तो जब आपने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, फोर्स पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, फिर आपने डिफाइन किया कैपेसिटेंस। सो इट्स अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वैसे जब हमने पूरा EMI का प्रोसेस पढ़ लिया, देन वी डिफाइन द टर्म अ डिवाइस विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। तो इंडक्टेंस के अंदर भी दो वेरिएशन थे, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस, L से रिप्रेजेंट करते थे जिसको, और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, L इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, फॉर सोलेनॉइड म्यू नॉट N² इंटू A इंटू L, वेयर A इंटू L इज द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। फिर इसके अंदर हम लोग बच्चों उस एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, U इज इक्वल टू हाफ Li², दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल्फ इंडक्टर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर इसी के अंदर बच्चों हम लोग बात करते हैं LR सर्किट की। अगर आपको याद हो, LR सर्किट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए, क्योंकि सिंपल भी एक तो सर्किट है ये, इंडक्टर और रेजिस्टेंस और एक बैटरी का, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं t=0 पे कितना करंट होता है और t=∞ पे कितना करंट होता है। उस इंडक्टर को हम लोग ओपन सर्किट मान लेते हैं, क्योंकि सडन चेंज अलाउड नहीं है। इंडक्टर और इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टीज लाइक इनर्शिया टू द करंट, ये सडनली करंट को चेंज नहीं होने देती जिस भी ब्रांच में इंडक्टर लगा होता है। वही आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि वो तो है तो एक्चुअली में कंडक्टर ही, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जब वो उसके अंदर एक स्टेडी स्टेट करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, देन वी कैन टेक दैट इंडक्टर लाइक एज इफ इट इज अ कंडक्टिंग वायर। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ते हैं, t=0 करंट एंड t=∞ करंट। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम लोग सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स। एक रिंग ले ली, उसको सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया या दो सोलेनॉइड्स के अंदर डाल दिया, तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का लिखने का तरीका था, M वॉज फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2, जिससे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे जो बढ़िया जिसका जो एप्लीकेशन है, वो है ट्रांसफॉर्मर, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ट्रांसफार्मर, जहाँ पे आप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हो बाय म्यूचुअली लिंकिंग टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इसी के अंदर फिर कई सारी चीज़ें आती हैं, आपके वो जो रिजल्ट आ जाता है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स N1 बाय N2 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू I2 बाय I1। फिर इसी के अंदर फिर आपकी एफिशिएंसी वाला टर्म आ जाता है। फिर इसी के अंदर लॉसेस, भाई ट्रांजिस्टर के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं, फ्लक्स लीकेज होता है, करंट इन वाइंडिंग्स, द हीट जनरेटेड इन वाइंडिंग्स ड्यू टू करंट होता है, ठीक है, और जो एडी करंट्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर के अंदर, ये खासकर लॉसेस थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल डिवाइस पढ़ रहे हैं।
फिर उस लॉसेस को कम करने के क्या तरीके हैं, तो ये सब ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर ट्रांसफार्मर की चीज़ें। एंड फाइनली ट्रांसफार्मर के अंदर वो जो प्रॉब्लम आती है, खासकर वो एक टाउन में और एक प्लांट में 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो कितने % एनर्जी एफिशिएंसी है, क्यों हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आप देख सकते हैं फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, म्यूचुअल मोशनल ईएमएफ, इंडक्टेंस, सेल्फ, म्यूचुअल। एंड अब कायदे से ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स रह जाते हैं जिसको मैं अलग से लिख देता हूँ। जैसे एक एडी करंट्स यहाँ पे पढ़ा जाता है, लास्ट ईयर ही इससे क्वेश्चन आया था। एडी करंट्स इज बेसिकली इसके एप्लीकेशंस। पहली बात तो एडी करंट है क्या और इसको किस तरह से हम अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये इसको किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक की लिस्ट है ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मतलब अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये वाले टॉपिक के अलावा कल को एक नया ही क्वेश्चन उठ के आ गया तो क्या करेंगे। देखो बच्चों, आपका जो सिलेबस है उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक्स है ना, वो उस सिलेबस के अंदर ही है। आपकी एनसीईआरटी की किताब जो आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक सिलेबस लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। उस सिलेबस के अंदर जब आप घुसते हैं तो एक एक करके टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, और उस किताब को एज अ होल जब हम देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हमने उस किताब के अंदर देखा और उसके अंदर इंट्रोडक्शन वाली चीज़ को हटा दिया, फिर उसके अंदर हमने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए 3, उसे भी हटा दिया। एग्जाम में क्या आ रहा है, फैराडेज लॉ से। एग्जाम में क्या आ रहा है, लेंज लॉ से। तो उसको हमने वो 2 टॉपिक उठा के यहां जोड़ दिए। तो इस तरह से हमने आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एक टॉपिक को कवर किया है। इस माइंड मैप के अंदर आप देखोगे कि वो सारे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो सारे, वो एक तरह से छन्नी डाल के हमने छान लिया एनसीईआरटी को। तो ये टॉपिक्स उठ के आए, और उसके बाद ब्लाइंडली प्रीवियस ईयर के पेपर उठाया और टिक किया और देखा क्या हर एक टॉपिक से मैच कर रहे हैं क्वेश्चन की नहीं। तो यस, तो टैगिंग का मतलब यह है कि जो हमने छन्नी छानी है, जो हमने छान के टॉपिक निकाले हैं, उसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को, या इवन आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, मैं तो 10 ही साल का करता हूं, आप उसके पीछे के भी लगा के देखिए टिक। बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज गिवन होते हैं। आप खुद ही उनको बाकी 15 साल का आप खुद ही ला के देखिए, क्या इन्हीं टॉपिक से सारे टॉपिक रिलेट हो रहे हैं कि नहीं, इन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज अ चेक पॉइंट फॉर योर सेल्फ। मैं तो सिर्फ 10 साल की टैग कर रहा हूं, आप 25 साल का उठा के देखेंगे तो लगभग मोर देन 90-95% क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे। हाँ, एक आध दो नया टॉपिक ऐड हो जाता है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो टॉपिक उन्हें ऊट पटांग सा कुछ इधर उधर से पूछ लिया है, तो लेकिन दोबारा उससे कोई क्वेश्चन उठ के नहीं आया, तो वो इंपॉर्टेंट भी कम है। और ठीक है, 95% इज मैचिंग इज वेल मैचिंग, मतलब हमने एक अच्छे से टॉपिक्स को छाटा है। तो वही मैं कह रहा था कि ये एडी करंट एक स्पेसिफिक टॉपिक गिवन, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो हेडिंग प्रॉपरली लिखी हुई है, एडी करंट्स, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर उसके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इससे उठ के आया एग्जाम में क्वेश्चन, और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे टैग में डाल दिया एडी करंट्स को, इस तरह से कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये चीज मिस ना हो जाए आपसे, कि आप सिर्फ फैराडेज लॉ, लेंज लॉ पढ़ के चले गए और मोशनल ईएमएफ 1-2 क्वेश्चन कर लिया, इंडक्टेंस रट लिया, ट्रांसफार्मर के 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन वो एडी करंट से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो यही है, अपने पास अगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होगी तो हमसे वो मिस नहीं होगा कि वो एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में जो आ रहा हो। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, इसी के अंदर फिर हम लोग एसी जनरेटर को पढ़ते हैं। एसी जनरेटर के अंदर क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अंदर तो हम लोग बच्चों फ्लक्स, एसी जनरेटर के अंदर फ्लक्स लिखते हैं और इसके बाद ईएमएफ लिखते हैं और इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, और कंपेयर करते हैं कि कहां पे किसका ग्राफ कैसा होगा। तो ध्यान रहे, फ्लक्स में कॉस आता है, डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो साइन बन जाएगा, दोनों में π/2 का शिफ्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइम के साथ जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन बनते हैं अच्छे एसी जनरेटर के अंदर। बाकी एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें का काम अगले वाले चैप्टर में होता है, जिसका नाम ही है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। सो आई होप ये है अपना माइंड मैप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। कहने को तो काफ़ी इजी टॉपिक है, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो रिलेटिवली इजी आए इससे, लेकिन देखते हैं प्रीवियस ईयर में कि आखिर एग्जैक्टली किस टॉपिक से उठ के आए हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और मैं साइड हट जाता हूँ। देन विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑल द क्वेश्चंस विच केम इन प्रीवियस 10 years।